हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 12। इस खूबसूरत तख्त का बीता हुआ कल खून से रंगा है। आने वाले कल में भी ये अपनी छाप छोड़ ही देगी। इस तख्त का भविष्य कांटों से भरा है। देखना यह है कि आने वाले भविष्य में इस तख्त का असली हकदार कौन होगा। तो आगे क्या हुआ ग्रैंडफादर? उसने बियान को मारकर गद्दी हासिल कर ली। वो डहलिया साम्राज्य का किंग बन गया। उसने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि उसने लोगों को दिखाया कि हमारे विद्रोहियों ने डहलिया के ऊपर आक्रमण किया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने ही सबको खत्म कर दिया, हर एक सबूत मिटा दिए। किसी को आज तक पता ही नहीं कि उस रात को असल में क्या हुआ था। लोगों को जैसा दिखाया गया, लोगों ने वही सच मान लिया। जनता बहुत दुखी थी अपने किंग के जाने से, और डहलिया को उसका किंग चाहिए थे। डैनियल ने सारी जनता को बेवकूफ़ बनाया और उनसे संपत्ति हासिल की, और फिर उसे जनता ने ही उसे डहलिया का किंग बना दिया। ग्रैंडफादर, तो आप कैसे पकड़े गए? आप यहाँ कैद कैसे हो? किंग ने सूजन के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मैंने जब शैन को कांसेसरन के हाथ में दिया, उसी वक्त कुछ रॉयल गार्ड्स जो डैनियल की तरफ से थे, उन्होंने मुझे और कांसेसरन को शायद देख लिया था और वो हमारे पास आ रहे थे। मैंने कांसेसरन को तो वहाँ से हटा दिया था, पर मैं नहीं चाहता था कि वो शान तक पहुँचे या कांसेसरन तक पहुँचे। इसीलिए मैंने उन सभी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, वरना वो सब कांसेसरन का पीछा करते और शान को ले जाते और डैनियल शान को। इसी वजह से मैंने उन सभी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैं अकेला था, मैं ज़्यादा देर उनसे लड़ नहीं पाया। उन सभी ने मुझे कैद कर लिया। डैनियल ने मुझे मारा नहीं, पर उसने मुझे कैद कर दिया। सूजन ने कहा, पर क्यों ग्रैंडफादर? किंग ने कहा, वसीयत के लिए उसे वसीयत चाहिए। सूजन ने कहा, पर वो वसीयत तो आप ही ने कहा ना, वो वसीयत आपके गार्ड के पास है, अंकल यूसी के पास। किंग ने कहा, हाँ उसके पास है, पर डैनियल को लगता है कि वो वसीयत मैं जानता हूँ कहाँ है, इसीलिए वो मुझे मार नहीं रहा। सूजन ने कहा, तो अंकल अंकल यूसी कहाँ है ग्रैंडफादर, आपको पता है? किंग ने कहा, डैनियल ने उसे मार दिया वसीयत के लिए। सूजन ने कहा, तो ग्रैंडफादर कैसे, वो उन्हें मिले कैसे? किंग ने कहा, डैनियल ने उसे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ढूंढा था, और जब वो उसे मिला, डैनियल ने उसे गुस्से में आकर मार दिया था, क्योंकि वो उसे वसीयत नहीं दे रहा था। यूजी ने मुझसे कहा था वो मर जाएगा, लेकिन वो वसीयत डैनियल के हाथ नहीं लगने देगा। ने अपना वादा पूरा किया, इसीलिए वो मुझे मार नहीं रहा। उसे वो वसीयत चाहिए, और उसे लग रहा है कि यूजी ने मुझे बताया होगा कि वो वसीयत वो कहाँ छुपा रहा है। सूजन ने कहा, तो ग्रैंडफादर आपको पता है? किंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। किंग वहाँ से खड़े हो गए, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो जवान अल्फा, डोमिनेटेड अल्फा, जो डहलिया एम्पायर का किंग था, जिसके सामने पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड झुकता था, आज वो अल्फा इतना कमज़ोर है कि वो अपने शरीर का वजन तक नहीं उठा पा रहा, और उसके पैरों में ये जो जंजीरें हैं उसके भार को भी नहीं संभाल पा रहा। किंग जो है लड़खड़ाते हुए एक दीवार की तरफ गए। सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर। किंग ने कहा, सूजन मैं अपने शरीर का वजन संभाल सकता हूँ। सूजन जो किंग को संभालने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए थे, उसने अपने हाथ पीछे ले लिए और वो वहीं खड़ी हो गई। किंग जो है एक तरफ गए, एक दीवार के साइड, और उन्होंने उस दीवार में से एक पत्थर निकाला, और उस पत्थर को उन्होंने बहुत मेहनत करके ज़मीन पर रखा। वो पत्थर बहुत छोटा सा था, हालांकि ज़्यादा वजन नहीं था, पर किंग के पास उतनी जान ही नहीं बची थी कि वो इस छोटे से पत्थर के भार को संभाल सके। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से फिर उस पत्थर में जो होल हुआ था, उस होल में उन्होंने अपने हाथ को डाला, और उसमें से एक पोटली निकाली, जो ब्लैक कलर की पोटली थी। वो सूजन के पास लड़खड़ाते हुए आए, और उन्होंने सूजन के हाथों में वो पोटली दे दी।
सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर, ये क्या है? किंग ने कहा, इसे संभालना सूजन, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा दिन तक संभाल नहीं पाऊंगा। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ सूजन। मुझे तो लगा था कि डैनियल के हाथ लग जाएगा सूजन। मैं चाहता था कि ये डहलिया के अगले जुआन को दिया जाए, पर ये नहीं हो सका। वियान ने तो मुझे कभी नहीं लिया, पर मैं चाहता था शान को दिया जाए। सूजन ने उस पोटली को खोल के देखा तो उसने एक मोहर था। सूजन के हाथ कांप गए उस मोहर को देखकर। उसने कहा, ग्रैंडफादर, ये तो शाही मोहर है। इसी की वजह से तो। वो जो शाही मोहर था पूरा गोल्ड का था। किंग ने कहा, हाँ, डैनियल इसे ही ढूंढ रहा है। ये मोहर और वो वसीयत वो ढूंढ रहा है। बिना इसके कोई भी किंग नहीं बन सकता, और इस मोहर को कोई बना भी नहीं सकता। अगर उसे ये मोहर बनाना है, नकली ही सही बनाना है, तो उसे पहले ये मोहर चाहिए होगा, वरना कोई भी आसानी से पहचान जाएगा कि जो मोहर लगाई गई है वो असली है या नकली। इस मोहर को बनाना आसान नहीं जब तक ये मोहर खुद उस पर्सन के पास ना हो। किंग ने कहा, हाँ, इसी से ब्लड सिग्नेचर करते हैं। सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर, मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ? किंग ने कहा, सूजन, इसे तुम्हें ही संभालना है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे के जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। आखिर तुम भी तो रॉयल खून ही हो ना, मेरी बच्ची। सूजन, तुम अब यहाँ से जाओ। तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम श्यान को यहाँ से लेकर चली जाओ। यहाँ सब दोगले हैं, दो चेहरे लेके घूमते हैं। तुम्हारे सामने कोई और रहेंगे और पीठ के पीछे तुम्हारे ही छुरा घोंप देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ इस सत्ता के पीछे। इस मोहर को लो और श्यान को लेके यहाँ से चली जाओ। मैंने अपने फियान को खो दिया, मैंने अपने मेट को खो दिया, मैंने लॉरेन को खो दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और श्यान को खो दूँ। तुम चली जाओ, श्यान को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जैसे कि लॉरेन चाहती थी। मुझे नहीं पता वो अल्फा कैसा है। दुनिया में बहुत दोगले किस्म के लोग हैं। मुझे उस अल्फा पर भरोसा नहीं। कांसे ने उसकी वेडिंग मेरे श्यान से क्यों की, मुझे नहीं पता। या तो हो सकता है वो अल्फा डैनियल के साथ हो। अगर वो प्रेसिडेंट है तो सत्ता के पीछे तो वो भी भागेगा ना। उसे भी सत्ता चाहिए। सत्ता बहुत बुरी चीज होती है। सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार अगर उस अल्फा को पता चल गया विंग ही डहलिया एम्पायर का अगला जुआन है, तो वो विंग को मार देगा और वो खुद डहलिया पे राज करेगा। मैं ये नहीं चाहता कि श्यान मारा जाए। मैंने अपने आंखों से अपनों को मरते हुए देखा है और मैं अब श्यान को नहीं खो सकता। यहाँ तो श्यान की वेडिंग उस अल्फा से हुई है जो खुद सत्ता के पीछे है। सूजन ने कहा रोते रोते, ग्रैंडफादर आंट नहीं रहे। ये सुनकर तो किंग जो थे धड़ाम से अपने घुटनों में बैठ गए। सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर आप ठीक तो है? किंग ने कहा, तब तो मेरा श्यान बिल्कुल अकेला हो गया होगा। उसके साथ क्या हो रहा होगा वहाँ? सूजन, मुझे प्रॉमिस करो, तुम श्यान को यहाँ से ले जाओगी। उसे यहाँ से ले जाओगी। सूजन, प्लीज इसे ले जाओ, वरना ये लोग सत्ता के लिए मेरे श्यान के साथ कुछ भी करेंगे। मैं नहीं चाहता श्यान को खोना। मैं नहीं चाहता कि वो मारा जाए सत्ता के पीछे। तुम उसे ले जाओ। सूजन, देखो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उसे ले जाओ। तुम और श्यान यहाँ से चली जाओ, यहाँ से बहुत दूर, वरना उन लोगों को पता चल गया कि श्यान डहलिया का जुआन है तो वो उसकी जान ले लेंगे। मुझे प्रॉमिस करो, तुम ख्याल रखोगी ना? श्यान का ख्याल रखोगी ना? कहो मुझसे, वादा करो मुझसे। सूजन ने कहा, हाँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। मैं उसे इस क्रूअल वर्ल्ड से दूर ले जाऊंगी। उसे मैं डहलिया कभी नहीं आने दूंगी। किंग ने कहा, हाँ, तुम जाओ यहाँ से। सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। किंग ने कहा, सूजन जाओ, मैं श्यान की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ। सूजन वहाँ से बाहर निकल गई। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई गार्ड नहीं था। सूजन चाहती तो थी कि वो किंग को यहाँ से ले जाए, पर वो इस वक्त ये कर नहीं सकती थी। लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि वो एक दिन इस कैद से अपने ग्रैंडफादर को ज़रूर निकालेगी। ये वही पैलेस है जिसे डैनियल ने फूंक दिया था।
आग में झोंक दिया था और उसने इसी पैलेस में किंग को कैद किया हुआ है। सूजन छुपते छुपाते हुए उस पैलेस से दूर जा रही थी अपने रूम की तरफ, पर वो एक बार बस जाने से पहले अपने ग्रैंडफादर को देखना चाहती थी। इसीलिए वो धीरे धीरे चलकर आई और उसने उसी छोटे से खिड़की से देखा अपने ग्रैंडफादर को जो कुछ कह रहे थे। सूजन ने उन्हें देखकर कहा, ग्रैंडफादर, मैं आपको यहाँ से जरूर निकालूंगी। सूजन वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसने देखा उसके ग्रैंडफादर ने उस कांच के जग को फोड़ दिया था जिस कांच के जग में पानी रखा हुआ था। सूजन को समझ में नहीं आया पहले। सूजन ने कहा, ग्रैंडफादर ये क्या कर रहे हैं? और उसके ग्रैंडफादर ने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लिया और उन्होंने उसे अपने गले पर रखा और खींच दिया। जैसे ही उन्होंने खींचा, सूजन ने चिल्लाया, नहीं ग्रैंडफादर, ये आपने क्या किया ग्रैंडफादर? सूजन की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो देख सकती थी अपने ग्रैंडफादर को तड़पते हुए उस ज़मीन पर पूरा ब्लड फैल गया था। सूजन दौड़कर उस पैलेस के अंदर वापस जाना चाहती थी, पर उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, वहाँ से आवाज़ आई है, वहाँ से आवाज़ आई है, पकड़ो उसे, पकड़ो, हो सकता है वो कोई जासूस हो, पकड़ो उसे। सभी जो गार्ड्स है सूजन की तरफ आने लगे और ढेर सारी लाइट्स जो थी सूजन को अपने आंखों के सामने दिख रही थी, पर शायद उन सभी गार्ड्स ने अभी तक सूजन को नहीं देखा हुआ था। सूजन अपने पैरों को दोबारा बैक करने लगी और वो दौड़कर महल की तरफ भागने लगी। एक गार्ड ने कहा, नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से, महल के अंदर से आवाज आई है, अंदर से। और जो सभी गार्ड्स थे उसी पुराने महल के अंदर चले गए थे और एक गार्ड ने पीछे पलट कर देखा सूजन को वहाँ से भागते हुए, और फिर वो जो गार्ड था वो अंदर चला गया। उस गार्ड ने सभी गार्ड से कहा, बाहर जाओ, ढूंढो महल के अंदर कौन आया था, कोई बाहरी व्यक्ति ही हो सकता है। और जो सभी गार्ड्स थे वो सभी ढूंढने चले गए थे कि कौन महल के अंदर आया था। फिर उस गार्ड ने किंग के उस बेजान से शरीर को देखा और उस बेजान से शरीर को बो करते हुए कहा, किंग, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं आपसे वादा करता हूँ किंग, मैं आपसे और डैड से वादा करता हूँ कि डहलिया अंपायर का अगला सुवान किंग वियान का बेटा ही होगा। तभी वहाँ पर मार्कस आया और उसने कहा, लुकस, मैंने सुना ओल्ड किंग ने खुद को मार लिया। लुकस ने कहा, हाँ, उन्होंने खुद को मार लिया। अब हम किंग डैनियल को क्या जवाब देंगे? मार्कस ने कहा, किंग डैनियल तो पागल हो जाएंगे, इस बुढ़े ने खुद को मार लिया, इतने दिनों से अपनी जबान नहीं खोल रहा था और अब तो इसने खुद को मार ही लिया। ये सुनकर लुकस के हाथ की मुट्ठियां ही बन गई। उसने कहा, हाँ, हमें किंग को बताना होगा। हेलो, फोन के दूसरी तरफ वाले पर्सन ने कहा, मिस्टर जियांग, आपने जिस बच्चे को ढूंढने के लिए कहा है वो हमें नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो बच्चा मारा। शट अप, जस्ट शट अप, उसे ढूंढो और ये लफ्ज वापस निकालने की कोशिश भी मत करना, उसे ढूंढो। उस फोन वाले पर्सन ने कहा, माफ़ कर दीजिए मिस्टर जियांग, पर इतने सालों से हम उसे ढूंढे, 13 साल हो गए हैं, वो बच्चा हमें नहीं मिला। और अब आप कब तक ढूंढेंगे उसे? रॉयल गार्ड्स भी उसे कब से ढूंढ रहे हैं पर वो हमें नहीं मिला। रॉयल गार्ड्स भी हार मान गए हैं, अब आप उन्हें कितना ढूंढेंगे? यांग फैमियांग ने कहा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस उसे ढूंढो, शियान को ढूंढो। उस सामने वाले पर्सन ने कहा, जी मिस्टर जियांग, पर मिस्टर जियांग ये बहुत मुश्किल है, आप उसे ढूंढ रहे हैं जिसके जिंदा होने के कोई सबूत ही नहीं है, और जब किसी पर्सन के जिंदा होने के सबूत ही नहीं होते हैं तो इसका मतलब यही है। जैंग फैमियांग ने फ़ोन काट दिया। उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी। जैंग फैमियांग ने उस फ़ोन को कसकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और वो सामने सूरज को देख रहे थे जो काफ़ी चमक रहा था। उन्होंने कहा, मैं उसे ढूंढ लूँगा लॉरेन, मैं उसे ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। जैंग फैमियांग उस बालकनी में खड़े होकर उस सूरज को देख रहे थे। मैडम यू ने कहा, फैमियांग, मैडम यू ने जो अपने हाथों में कॉफ़ी का कप लिया हुआ था उस टेबल पर रख दिया और वो जैंग फैमियांग के पास गई और उन्होंने जैंग फैमियांग को हक कर लिया। मैडम यू ने कहा, तुम आज भी सोए नहीं ना? हम उसे ढूंढ लेंगे फैमियांग, शान हमें मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। जैंग फैमियांग ने भी मैडम यू को हक कर लिया और उन्होंने कहा मैडम यू के कंधे पर अपने सिर को रखते हुए, यू, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें मुझसे और लॉरेन से कभी नफरत क्यों नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें ज़िंदगी भर कुछ दिया ही नहीं, न मैंने तुम्हें अपना प्यार दिया और न ही मैंने एक अल्फा होने की जिम्मेदारियां निभाई। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, फिर भी क्यों? यू, तुम्हें मुझसे नफरत क्यों नहीं हुई? मैडम यू ने कसकर जियांग फैमियांग को हक करते हुए कहा, मैं तुमसे और लॉरेन से कैसे नफरत कर सकती हूँ? लॉरेन तुम्हारा पहला प्यार थी
और मेरा पहला प्यार तुम हो। तुम मेरे पास हो फैमियांग। मैं जानती हूँ इस समय मैं बहुत सेल्फिश लग रही होंगी, पर मैं जानती हूँ पहले प्यार को भूलना आसान नहीं, और ना मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पहले प्यार को भूल जाओ। और लॉरेंस से मैं कभी नफरत नहीं कर सकती। तुमने मुझे सब दिया है फैमियांग। तुमने मुझे एक हैप्पी फैमिली दी है और एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा भी तो दिया है। मैडम यू जंग फैमियांग ने एक टेबल पर देखा जहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिस फ़ोटो फ्रेम में जैंग फैमियांग मैडम यू जंग शयानली थे, जिसमें वो सब हंस रहे थे। मैडम यू ने कहा उस फ़ोटो फ्रेम को देखकर, तुमने मुझे सब दिया है फैमियांग, मैं और तुमसे क्या मांगूं? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस दुख तो इस बात का है कि मैं तुम्हारी उन पहले वाली हंसी को नहीं देख सकती। लॉरेन के मरने पर जैंग फैमियांग को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो हंसता खेलता हुआ इंसान जो था, जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी, वो हमेशा हंसता खेलता रहता था, लोगों से मजाक करता था, उसने हंसना ही छोड़ दिया। तो मुस्कुराना तो दूर की बात है। मैडम यू को इसी बात का दुख है कि जैंग फैमियांग की वो हंसी नहीं देख सकती, वो जिस स्माइल से उन्हें बहुत प्यार था, और उस स्माइल पर वो दिल हार बैठी थी। कहाँ से तुम चाहती थी ना कि किसी को ना पता चले कि विंग कौन है। लैन कुरैन जो अपने नीज पर बैठे हुए थे उस ग्रेव यार्ड में, और उन्होंने उस चेरी ब्लॉसम्स के फूल को उस ग्रेव के नेम प्लेट से हटाया जिस पे लिखा हुआ था वे कांसे सरन, और उन्होंने कहा, कांसे तुम चाहती थी ना किसी को ना पता चले कि विंग कौन है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कांसे, मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। किसी को ये पता नहीं चलने दूंगा कि विंग कौन है। कोई भी विंग तक पहुँच नहीं पाएगा, और ना ही रॉयल फैमिली। सब उसे हमेशा वे से जानेंगे, वे चांसी का बेटा और कांसे सरन के बेटे के नाम से। ये मेरा तुमसे वादा है कांसे। फिर लैन कुरैन ने उस वाइट रोज के बुके को उस ग्रेव पे रख दिया, और उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे कभी कह ही नहीं पाया, पर आज कहता हूँ, आई लव यू। मैंने तुमसे हमेशा से प्यार किया है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, पता नहीं कैसे, पर मैं तुमसे कभी कह ही नहीं पाया। देखो ना हम कहाँ आ गए। तुम मुझसे बहुत दूर हो। पहले इस बात का सुकून था कि मैं तुम्हें दूर से देख सकता था, पर अब तो तुम मुझसे बहुत दूर हो। पर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं तुम्हीं से प्यार करूँगा। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू कांसे, आई लव यू सो मच, आई लव यू। थोड़े से हवा के चलने से ही चेरी ब्लॉसम्स के फूल लैन कुरैन के ऊपर बिखर गई। दूर से लैन कुरैन को देखा जा सकता था कि वो कितने टूटे हुए हैं। वक्त ने इस तरह से करवटें ले दी कि सबकी जिंदगियां बदल के रह गई। कोई अपने प्यार के यादों के साथ जी रहा है, तो कोई अपने प्यार के साथ रहकर भी दूर है। पर कोई है जिसकी सुबह बहुत खूबसूरत हुई है, और वो अपने प्यार को देख रहा है अपने बाहों में सोता हुआ। वो अपने ओमेगा के उस खूबसूरत से चेहरे को देख सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के उस फोरहेड पर किस करते हुए कहा, विंग, विंग उठो बेबी, लेट हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं मुझे सोना है, अभी तो बहुत सुबह है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग मीटिंग में नहीं जाना, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मीटिंग में जाना है। विंग ने कहा, क्या? हाँ मुझे तो मीटिंग में जाना था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग काका, और विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा किस किया और कहा, अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, वरना मैं तो सोता ही रह जाता। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, जाओ तुम्हें तैयार होना है ना। विंग ने कहा, विंग चला गया था वॉशरूम में हमेशा की तरह। विंग अपनी आदतों से मजबूर है, वो हमेशा की तरह अपने कपड़ों ले जाना भूल गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हारे कपड़े निकाल कर बेड पर रख दूंगा। विंग ने कहा, हाँ काका आप मेरे लिए रख दीजिएगा, थैंक यू। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ठीक है जल्दी करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के वार्डरोब्स खोले। उसमें से उन्होंने एक ब्लैक कलर का सूट निकाला जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने उस सूट को निकाल कर बेड पर रख दिया, और वो भी चले गए फ्रेश होने। जब वो फ्रेश होकर आए तो उन्होंने देखा विंग को। विंग मिरर के सामने बैठा हुआ था, और वो अपने बालों को सुखा रहा था हेयर ड्रायर से। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के पास गए, और उन्होंने विंग के हाथों से वो हेयर ड्रायर ले लिया, और वो उसके बालों को सुखाने लगे।
विंग ने उस आईने के अक्ष में प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखा और स्माइल किया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने भी विंग को देखकर स्माइल किया और फिर उन्होंने विंग के बालों को सेट किया। विंग ने कहा, गगा, ये टाई। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें टाई पहनना नहीं आता। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, बैठो। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को उस टेबल पर बैठा दिया और वो उसके टाई को सही करने लगे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी का जो फेस था विंग के नेक में था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी की जो सांसें थी विंग के नेक पे आ रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के उन लेवेंडर और रोज के फ्रेग्रेंस को इनहेल कर सकते थे जो कि बहुत स्वीट थी। उन्हें हमेशा से ही ये फ्रेग्रेंस जो है पागल कर देती थी। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के इतने करीब होने से विंग जो है अपने बॉडी में कुछ अजीब सा सेंसेशन फील कर सकता था क्योंकि वो उनका मेट था, तो ये सेंसेशन होना जाहिर सी बात है। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उन सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को इनहेल कर सकता था जो उसे दिन ब दिन पागल बना रही। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हमेशा करीब जाना चाहता है, बहुत करीब, और उनसे कहना चाहता है, गगा, आई लव यू, पर वो कभी कह ही नहीं पाया। वो कह ही तो नहीं पा रहा। उसे डर लगता है अगर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो उनसे दूर हो जाएगा। माना कि वो उनका मेट है, पर उन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये मेट बॉन्ड टूट जाएगा। और विंग को इस बात से डर लगता है। इसी वजह से विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को कभी प्रपोज ही नहीं किया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को उस आईने में देखकर कहा, विंग, हो गया, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। विंग ने हंसते हुए कहा, सच में गगा? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी तैयार हो चुके थे और वो दोनों ही अपने अपने कार में बैठकर प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए निकल चुके थे। विंग फर्स्ट ओमेगा की कार में ऑफिस जा रहा था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने कार में, क्योंकि फर्स्ट ओमेगा का अपना ही एक रुतबा है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके हाथों में एक फाइल था, जिस फाइल को वो बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। निमिजे उनके सामने खड़े हुए थे, प्रेसिडेंट लैन वांगजी के सामने। निमिजे ने कहा, प्रेसिडेंट, आपने जैसा कहा था मिस सूजन के बारे में पता लगाने के लिए हमने बहुत बारीकी से छानबीन की है और ये फाइल आपके सामने है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, और उन्होंने उस फाइल को टेबल पर रख दिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने फिर उस चेयर को पीछे की तरफ घुमा लिया और उन्होंने उस बड़ी सी विंडो से बाहर देखते हुए कहा, मिस सूजन डहेलिया एम्पायर की प्रिंसेस हैं। निमिजे ने कहा, जी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो विंग के पीछे क्यों पड़ी हैं? ऐसा तो नहीं वो मेरे वजह से विंग के पीछे पड़ी हैं, जैसा कि उसके डैड चाहते हैं मुझे मारना, इसीलिए वो विंग को टारगेट करनी है। वो विंग को मेरे वजह से हार्म करना चाहती हैं। निमिजी ने कहा, हो सकता है प्रेसिडेंट, पूरी संभावना है। आपको मारने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, जिसमें से एक डहेलिया एम्पायर के किंग हैं, तो उनकी बेटी भी तो हो सकती है ना। हो सकता है वो फर्स्ट ओमेगा को टारगेट कर रहे हैं आपकी वजह से। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, हाँ, मैं जल्द ही मिस सूजन से मिलूंगा। उन पे कड़ी नज़र रखना, वो विंग तक पहुंचना नहीं चाहिए, विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि विंग को मेरे वजह से कुछ हो। निमिजी ने कहा, जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बस इतना ही पता चला था कि जो सूजन है वो डहेलिया एम्पायर की किंग की बेटी है। जो किंग थे, 2 ब्रदर्स थे। पहले किंग की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि पृथ्वियों ने उन्हें मार दिया था, और हायर गायब है। बस उन्हें इतना ही पता चला था और कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये लग रहा था कि सूजन जो है विंग तक इसलिए पहुंचना चाहती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को मारना चाहती है। वो डैनियल के साथ है, पर क्या सच में ऐसा है? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने बहुत बारीकी से एक खबर निकलवाई थी, फिर भी उन्हें बस इतना ही पता चला था। वो क्या कर सकते थे? उन्हें यही सच लग रहा था, और गड़े मुर्दे निकालना इतना आसान नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपने ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। मेरी नॉवेल अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। बाय बाय।